धन्यवाद कलोरिया जी। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। थोड़ा जोर से बोलिए, जय संविधान। इसी संविधान की बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सम्मानित साथियों, आज गुजरात प्रदेश के इस बड़ौदा शहर में प्लीज जाकर के एक बार कोई न कोई एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें इस लायक बनाने का काम किया कि हमारे बेटे बेटियां, हमारे बच्चे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का अधिकार प्राप्त किए हुए। ऐसा संकल्प आखिर किस कारण है, उस कारण के संकल्पों को जानने का काम करिएगा। साथियों, मैं अपनी समाज की एक होनहार बेटी के लिए जो उन्होंने आज बहुत ही अपने ओजस्वी भाषण के साथ कही और जो संकल्प लेने का काम किया है, मैं दो लाइनें उनके लिए जरूर कहूंगा कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, निश्चित रूप से मैं भरोसा करता हूं कि जो हमारे समाज की इस बेटी ने जो संकल्प लेने का काम किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि उस संकल्प को खरा उतारने का काम करेंगी। आप लोग भी कोई न कोई ऐसा संकल्प लेकर के जाइए। साथियों, आप लोगों ने बाबा साहब के इस संकल्प दिवस के बारे में पढ़ा भी होगा और बहुत लोगों से अलग अलग तरीके से सुना भी होगा। उन लोगों से भी सुना होगा जो लोग जिनके बारे में डॉक्टर ऋतु जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि फोटो स्टेट कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है। वो लोग अच्छे तरीके से हो सकता है आपके बीच में बाबा साहब की बातों को रखते हो, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, वाकई ये समझना पड़ेगा कि जीरोक्स कौन है, ओरिजिनल कौन है। इस बात पे विचार जरूर करना पड़ेगा। साथियों, हमें पहले बाहर के लोगों से लड़ने की बात होती थी। आज साथियों, इन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हमारे लोग अपने ही लोगों से लड़ने पे उतारू हो गए। साथियों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हम जिस महापुरुष के लिए, जिस सदी के नहीं, साथियों सदी के केवल महापुरुष की बात नहीं, बल्कि भारत के महापुरुष की बात नहीं है, बल्कि वह दुनिया के महानतम महापुरुष जिनके लिए, जिनके नाम के आगे दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उस विश्वविद्यालय के गेट पे जो उनकी वस्त्र लगी हुई, उनकी जो मूर्ति लगी हुई है, जो स्टैचू, कंधे तक की जो स्टैचू लगी, उस स्टैचू के ऊपर क्या लिखा है? सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के प्रतीक। इस देश में, इस दुनिया में किसी भी महापुरुष के आगे, उनके नाम के आगे ज्ञान का प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं लिखा गया है। इसलिए साथियों, मैं तो अक्सर अपने कैडर कैंपों के माध्यम से, अपनी मीटिंगों के माध्यम से हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, दुनिया में हिमाच्छादित पर्वत बहुत से हैं, लेकिन हिमाच्छादित हिमालय जैसा पर्वत इस धरती पे दूसरा नहीं है। ठीक उसी तरीके से दुनिया में विद्वान बहुत से हुए हैं, लेकिन हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा दुनिया में विद्वान पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि साथियों, बाबा साहब सिर्फ विद्वान नहीं थे, बल्कि मील के पत्थर थे। मील के पत्थर इसलिए थे साथियों कि उन्होंने इस देश में, उस देश में, जिस देश में उनके समाज को ही नहीं, सदियों से, हजारों वर्षों से जिनके समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, जिनके समाज को स्कूल के दरवाजे बंद हो, उस समाज के बच्चे ने इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने का काम किया। उस देश में, जिस देश में मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे समाज के लोगों को न सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार तो छोड़िए, उन्हें सुनने तक का अधिकार नहीं था। यानी कि वो धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को सुन भी नहीं सकते थे। जो धर्म ग्रंथ कपोल कल्पित थे या झूठे थे या साथियों पोंगे पंथी थे, उनको भी सुनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई सुन लेता था तो साथियों उनके कान में पिघला शीशा डाल दिया जाता था। उन्होंने सुन लिया, अगर वो बोल देते थे तो उनकी जीवा काट ली जाती। ऐसे समाज से निकले हुए इस बालक ने साथियों दुनिया के महान से विश्वविद्यालयों में से जब पढ़ करके आने के बाद, कानून की ऊंची पढ़ाई करने के बाद, अर्थशास्त्र की ऊंची पढ़ाई करने के बाद, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र की ऊंची पढ़ाई करने के बाद जब भारत वो लौटे थे तो साथियों वो अपनी बात के पक्के थे। क्योंकि उन्हें बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर के उन्हें पढ़ने में मदद करने का काम किया था। साथियों, जिस तरह से आज भी हम लोग बैंकों से लोन लेकर के अपने बच्चों को बाहर पढ़ने का काम करते हैं तो वो लोन चुकाना पड़ता है।
लेकिन साथियों उस छात्रवृत्ति के साथ हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब के साथ उस रियासत के महाराज ने कहा था। क्यों कहा था? इसलिए नहीं, वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, वो कंडीशन इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कहते होनहार विद्वान के होते चिकने पात। बाबा साहब में वो काबिलियत देख ली थी। उन्होंने सोचा कि बाहर पढ़ कर के आएंगे तो हमारी रियासत की सेवा करेंगे, हमारी रियासत की तरक्की होगी। तो उन्होंने कहा था कि जब आप पढ़ कर के आएंगे तो रियासत की सेवा करने का काम करेंगे। और साथियों वो बात के धनी होने के कारण वो रियासत की पढ़ कर के आने के बाद जब अपनी कोलंबिया से पीएचडी की डिग्री लेकर के वापस भारत लौटे तो साथियों 1917 में साथियों वो रियासत में अपनी तयशुदा जो एक उनके वादा उन्होंने जो किया था अपनी उस रियासत के साथ, उस वादे के मुताबिक वो यहाँ पर आए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद और रियासत में सेवा की नीयत से बड़ौदा रियासत में आए। बड़ौदा नरेश के यहाँ आए। बड़ौदा नरेश ने उनकी सारी व्यवस्थाएं की थी। करने के बाद भी साथी उनके रियासत के लोगों ने उनको जो सम्मान देना चाहिए तो वो सम्मान नहीं दिया और मजबूरन उनको वो अपनी रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी। और इसी साथियों इसी शहर में उनको किसी भी होटल में रुकने की व्यवस्था नहीं थी। मजबूरन उनको झूठ बोल करके साथियों पारसी धर्मशाला में रुकने का मौका मिला। और साथियों अपनी नौकरी के 11वें दिन वो दिन आया कि साथियों उन्हें दरबदर होना पड़ा। और दरबदर होकर के जब साथियों अपमानित होकर के साथियों कहा जाता है जो व्यक्ति मान और अपमान में फर्क महसूस नहीं करता है, जो व्यक्ति मान और अपमान में फर्क महसूस नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति किसी बदलाव का वाहक नहीं हो सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने दोस्त की शादी में अपमानित होना पड़ा था तो साथियों उन्होंने अपमान का कारण जाना और कारण जान करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रयास किया कि साथियों आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसकी अगर बुनियाद डालने की अगर बात आएगी, जानने की बात आएगी, बुनियाद कहीं न कहीं महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रयासों में है। क्योंकि साथियों इस देश की अंग्रेजी हुकूमत के सामने सबसे पहली बार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करने वाला कोई था तो साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले थे। भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने 1882 में हंटर कमीशन के सामने मेमोरेंडम देकर के कहा था कि जो सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक तो उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन की मांग करने का पहली बार काम अगर किसी ने किया था तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। इसलिए बाबा साहब के उस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो बाबा साहब की शिक्षा, बाबा साहब के उसमें उनकी प्रगति में उनकी प्रेरणा में अगर देखेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फुले की साथियों वो शिक्षाओं को हम निश्चित रूप से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही कारण था कि बाबा साहब जब पढ़ लिख करके आए तो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने उस अपमान को महसूस किया जो उन्होंने देखा कि मैं दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों से पढ़ करके आया हूँ, मेरा सिर्फ दोष इतना है कि मैं उस समाज में पैदा हुआ हूँ जो इस सामाजिक व्यवस्था के तहत, जो इस देश की जो सली गली सामाजिक व्यवस्था है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बटी हुई व्यवस्था है, उस अछूत समाज से आता हूँ जिस समाज को छुआ नहीं जा सकता, जिस समाज को बराबरी का अधिकार नहीं है। इस कारण पढ़े लिखे होने के बाद भी मुझे अपमानित होना पड़ा है साथियों। तब उन्होंने आकर साथियों यहाँ पर इसी उस समय ये कमाठी बाग कहलाता था, सयाजी राव बाग कहलाता है, सयाजी बाग कहलाता है। इस बाग के साथियों बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जो 4 घंटे बिताए थे वो साथियों 4 घंटे इस देश की आने वाली 400 पीढ़ियों के लिए भी साथियों बराबर के 4 घंटे थे। क्योंकि उन 4 घंटों में उन्होंने जितना सोचा और समझा था, जो विचार किया था, जो संकल्प लिया था साथियों, उन्होंने क्या संकल्प लिया, वो चाहते तो इतने पढ़े लिखे थे, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश पे जाकर के अपने और अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी दे सकते थे। लेकिन साथियों उन्होंने जब ये सोचा कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग को, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को भी इतना अपमानित होना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों की क्या दुर्दशा होगी। उस समाज की जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को न सिर्फ पढ़ने लिखने का अधिकार की बात छोड़ो, उस समाज को तो सड़कों पे चलने का भी अधिकार नहीं था। चलने के लिए भी साथियों समय निश्चित था। जब सूरज की किरणें बहुत तेज हो जाती थी, बिल्कुल यानी कि भरी दोपहरी होती थी, और जब मनुष्य की छाया छोटी हो जाती थी तब उसे निकलने का अधिकार शहरों में होता था।
क्यों होता था? ताकि उसकी छाया भी किसी भी सवर्ण समाज के ऊपर ना पड़े। और क्या होता था? उसकी कमर में झाड़ू होता था, गले में हांडी होती थी, हाथ में घंटी होती थी, ताकि वो बजाता हुआ जाए, झाड़ू से उसके पैरों के निशान मिटते जाएं। उस समाज के व्यक्ति की हालत को बाबा साहब ने खुद महसूस किया था, और जब उनके ऊपर बीती तो निश्चित रूप से उन्होंने महासंकल्प लिया था। कोई साहित्य संकल्प साधारण संकल्प नहीं था, एक महासंकल्प था, और किसी साधारण व्यक्ति ने संकल्प नहीं लिया था। साथियों, ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उस व्यक्ति ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संकल्प लिया था, क्या संकल्प? नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं अपने समाज को, वो जो जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ, जो इस देश की जो जाति व्यवस्था है, इस देश की जो सड़ी गली व्यवस्था है, जो इस देश की गैर बराबरी है, उस व्यवस्था को बदलने का काम करूंगा। और साथियों, उन्होंने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए साथियों उनको मौके भी आते गए। कहते हैं साथियों, जिस आदमी का संकल्प मजबूत हो वो रास्ते निकलते आते हैं। क्योंकि साथियों कहते हैं, सफल में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। बाबा साहब के साथ क्या हुआ? मुश्किलें आई तो उनकी जरूरतें और बढ़ती नहीं। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ते, बाबा साहब उस रास्ता रोकने से और बढ़ गई, और उन्होंने संकल्प लिया, और उन्हें मौका भी मिला। साथियों, ब्रिटिश हुक्मरान विश्व युद्ध के बाद, आप लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी हालत ऐसी थी कि उन्होंने भारत को आजाद करने का मन बना लिया। और साथियों 1918 में ब्रिटिश हुक्मरानों ने कमीशन बनाने का काम किया, साउथ ब्रो कमीशन। उस साउथ ब्रो कमीशन जब भारत में आया तो 1919 में 27 जनवरी 1919 को बाबा साहब को, वैसे तो उन्होंने भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों में, 2 ही पार्टियां उस समय थी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, लेकिन सभी संगठनों से उन्होंने वार्ता करने का काम किया था कि आखिर भारत में फ्रेंचाइजी कैसी हो, मतदान प्रणाली कैसी हो। और अंततः उन्होंने बाबा साहब का नाम लंदन में, इंग्लैंड में भी सुना था, बाबा साहब का नाम कोलंबिया में भी सुना था। उन्होंने बाबा साहब को एक विद्वान की हैसियत से, साउथ ब्रो, जो लॉर्ड साउथ ब्रो थे, उन्होंने बाबा साहब का नाम सुना। तो उस कमीशन के अध्यक्ष, उन्होंने बाबा साहब को एविडेंस के लिए बुलाया, उनसे जानना चाहा कि आखिर वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए। तब साथियों, जब जो लोग चाहते थे कि वोट देने का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार राज्य रजवाड़े के लोगों को मिलना चाहिए, रियासतों को मिलना चाहिए, वोट लेने का अधिकार टैक्स देने वाले या लगान देने वालों को मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब से जब पूछा गया तो बाबा साहब ने लिखित रूप में के साथ, ओरल, मौखिक एविडेंस देने के साथ साथ लिखित रूप में भी एविडेंस देने का काम किया, और ये कहा कि इस देश की आबादी का, कुल आबादी का 20वां भाग यानी 5% आबादी कि जो वयस्क हो गया हो उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये साथियों, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में तमाम लोग नीला झंडा लेकर के आते हैं, जैसा डॉक्टर ऋतु जी ने आपको बताने का काम किया है कि तमाम लोग आएंगे। बहुत से लोग इस देश में कुकर मुत्ते की तरह, कुकर मुत्ता समझते हैं साथियों, समझते हैं ना, बरसात में जो कच्ची जमीनों पे उगाते हैं, जो आज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वो मशरूम कहते हैं, उस तरह का जो उग के आ जाता है उसे हमारी देहात में कुकर मुत्ता कहते हैं, बरसात में उगाते हैं। उस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां, आज राजनीतिक पार्टी में कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने तो तमाम कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। जो बहुजन समाज पार्टी से निकले सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। साथियों, तमाम ऐसे नीले झंडा लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन साथियों, इस देश में बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने वाला पाली अगर कोई पार्टी है, क्यों है? क्योंकि साथियों, बाबा साहब के संघर्ष को आप जाने, पहले बाबा साहब के संघर्ष को जाने, और उस संघर्ष के बताए रास्ते को, जो उन्होंने संघर्ष करके जो रास्ता निकालने का काम बाबा साहब ने किया था, उस रास्ते पे चलने वालों को जाने, तब आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी पार्टी कौन, आपका अपना नेता कौन है। बाबा साहब के मानने वाले साथियों, बाबा साहब की बात करने वाले तो बहुत हैं, बाबा साहब के पुतलों को के ऊपर लड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने वाले चंद लोग हैं, चंद एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी है साथियों। इसलिए हमें साथियों इस बात को महसूस करना होगा, इस बात को समझना पड़ेगा, और ये तब समझ पाएंगे कि हमने ये तो जाना है
हमारे लोग, हमारे बच्चे, आज हमारे समाज के बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। कितने साथियों बच्चे हैं हमारे समाज के जिनको पता है कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जी ने संघर्ष करके हमको क्या देने का काम किया, और साथियों उन सबसे प्रेरणा लेके बाबा साहब और कांसीराम साहब ने संघर्ष दे करके हमको क्या देने का काम किया है। और आदरणीय बहन जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश के बहुजन समाज को क्या देना चाहती हैं, हमारे पढ़े लिखे युवाओं को पता नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि साथियों आज के हमारे युवा मोबाइल में, साथियों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी हुए, हमारे लोग वो रील बनाने में बिजी हैं, हमारे लोग केवल रील को देखने में बिजी हैं। इसलिए उनको पता नहीं कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया। हम अपने बच्चों से पूछते हैं, अपने समाज के बच्चों से पूछते हैं, हम कितने घरों में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, उन्होंने कहा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। और जब उनसे पूछते हैं कि भाई बाबा साहब का परिनिर्वाण कब हुआ था, तो उनको नहीं पता है। बाबा साहब ने साइमन कमीशन के सामने एविडेंस कब दिया था, उनको नहीं पता है। बाबा साहब लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कब गए, उनको नहीं पता है। यहाँ तक कि उनको नहीं पता है कि बहन जी अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनी, ये भी नहीं पता है। तो साथियों दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि उनके परिवार के लोग पार्टी के नेता हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों को जागरूक करने का काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? उसका कारण है कि जब साथियों हम लोग कैडर कैंप देते हैं, मीटिंग में बोलते हैं, तो कहते हैं अरे यार वही बात बार बार बोलना है, वही बात बार बार बोलना है, वही बात बार बार बोली जाएगी। साथियों बात वही होती है बार बार, लेकिन उसको बोलने वाले के ऊपर और समझने वाले के ऊपर फर्क होता है। मानवर कांसीराम साहब कहा करते थे, मानवर कांसीराम साहब जब कैडर कैंपों के माध्यम से, मीटिंग देने के माध्यम से, बहन जी अपनी मीटिंगों के माध्यम से, अपने कैडर कैंपों के माध्यम से एक एक बात को कई बार बताने का काम करती हैं। साहब एक एक बात को कई बार बताते थे। तो साहब से मीडिया ने पूछा कि आप बार बार एक एक बात को बार बार कई बार अपने भाषण में बोलते हैं, अपनी स्पीच में बोलते हैं। तो साहब ने कहा था हमारे समाज के लोग बुद्धू हैं, कम समझदार हैं, उनको देर में समझ आती है, इसलिए हम बार बार बताते हैं। कांसीराम साहब ने इस बात को अपने लोगों को कैडर कैंप के माध्यम से बताने का काम किया कि हम लोग कैडर कैंप के माध्यम से अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक कैडर तैयार करते हैं। हम लोग हर मीटिंग को कैडर कह देते हैं, कैडर कैंप कह देते हैं। हर बहुजन समाज पार्टी में या अम्बेडकर मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ता को कैडराइज कैडर कह देते हैं, कैडर कैंप कैडराइज कह देते हैं। लेकिन साथियों हर नीला झंडा पकड़ने वाला कैडर नहीं होता है, हर नीला झंडा पकड़ने वाला बाबा साहब का कैडर नहीं है, हर नीला झंडा पकड़ने वाला अम्बेडकर मूवमेंट का कैडर नहीं है, हर नीला झंडा पकड़ने वाला मानवर कांसीराम साहब का नाम लेने वाला कैडर कैंप का सिपाही नहीं है। उसको कैडर का मालूम ही नहीं कि कैडर होता क्या है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैडर होता है जो समर्पित हो, अनुशासित हो और विचारधारा से भरपूर हो। कौन हो? समर्पित हो, अनुशासित हो और विचारधारा से भरपूर हो, वो कार्यकर्ता हमारा कैडर कहलाता है। और जब समर्पित, अनुशासित और विचारधारा से भरपूर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके मानवर कांसीराम साहब अपने महापुरुषों के विचारों को, अपने महापुरुषों की बातों को कई बार बताने का काम करते थे, विचारों को मांझने का काम करते थे। तो उस मीटिंग को, उस कैडर, उसको कैडर कैंप कहा जाता था। आम मीटिंग को कैडर कैंप नहीं कहा जाता है। साथियों विचारों को मानने का काम अगर हम नहीं करेंगे, हम अपने महापुरुषों की बात को बार बार, लोगों को बार बार जाकर के नहीं बताने का काम करेंगे, तो साथियों हमारे विचार मर जाएंगे। और विचार मर जाएंगे तो हमारा विचारक मर जाएगा, विचारक मर जाएगा, हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। इतिहास समाप्त हो जाएगा तो एक बार हम फिर से साथियों गुलामी की ओर जाने लगेंगे। क्योंकि साथियों इतिहास से प्रेरणा मिलती है और साथियों प्रेरणा से क्या आती है? सोच बनती है। सोच से ताकत और ताकत से शक्ति प्रदान होती है और शक्ति से साथियों सत्ता प्राप्त होती है। ऐसा साथियों कहना हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। इसलिए साथियों हम लोग बार बार एक ही बात को, विचारों को, उन्हीं विचारों को बार बार मांझने का काम करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने साउथ ब्रो कमीशन में एविडेंस देने का काम किया, साइमन कमीशन को एविडेंस देने का काम किया। आज जो कुछ भी भारत के संविधान में हमको आधिकारिक रूप से फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है, वो साथियों कुछ और नहीं है, वो साउथ ब्रो कमीशन, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का साथियों निचोड़ है।
वो निचोड़ है जिसको बाबा साहब ने संविधान बनाते समय भारत के संविधान में विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से हमको देने का काम किया, फंडामेंटल राइट के रूप में देने का काम किया। वो साथियों हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमारा है और उसी अधिकार को साथियों हमें समझना पड़ेगा, उसी अधिकार को समझना पड़ेगा। क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलती है। बाबा साहब ने जब 1956 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को डिसॉल्व करके आरपीआई बनाने का काम किया था, आरपीआई बनाने का संकल्प लेने का काम किया था। बाबा साहब ने केवल महासंकल्प जो लेने का काम किया था वो केवल अपने बच्चों के लिए नहीं किया था, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए ही लेने का काम नहीं किया था, बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज के बच्चों के लिए संकल्प लेने का काम किया था कि मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि अपने समाज को जो अंधेरे में बैठा है उसको उजाले की ओर ले जाने का काम करूंगा, उसे जातवाद से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा, उसे इस घृणित व्यवस्था से पीड़ित से उस घृणित व्यवस्था को समाप्त करके इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करने का काम करूंगा। और उन्होंने भारत के संविधान में, हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार जो साउथ ब्यूरो कमीशन से स्टार्ट किया था और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर के आए थे, तो आप लोगों को याद होगा, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को याद होगा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहस के बाद, गांधी जी को पराजित करने के बाद, कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों को पराजित करने के बाद, आरएसएस की कंपनी को पराजित करने के बाद, उस समय हिंदू महासभा थी, उसको पराजित करने के बाद जो साथियों लोग वहां गए थे उनको, यानी कि अगर एक लाइन में कहें कि मनुवादी सोच को रखने वाले लोगों को पराजित करने के बाद जब बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब कम्युनल अवार्ड लेकर के आए थे जिसमें डबल वोट का राइट था, सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था साथियों, उसके माध्यम से हम अपने लोगों को अपने वोट के द्वारा चुनने का अधिकार लेकर के बाबा साहब आए थे, जो गांधी जी के आमरण अनशन के कारण, वही गांधी जी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कभी आमरण अनशन करने का काम नहीं किया, लेकिन इस देश के अछूतों को, क्योंकि उस समय वो अनटचेबल कहलाते थे, अछूत कहलाते थे, ट्राइबल कहलाते थे, एनिमिस्ट कहलाते थे, उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार ना मिले, इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन करने का काम किया। क्योंकि साथियों पूना पैक्ट की आज पूर्व संध्या कह सकते हैं, आज पूना पैक्ट की पूर्व संध्या है, कल पूना पैक्ट का दिन है। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूं कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था। बाबा साहब ने साथियों जो हमारे लिए अधिकार लेकर के आए थे उन अधिकारों को छीनने का काम गांधी जी के उस आमरण अनशन ने किया था, लेकिन बाबा साहब ने मानवता दिखाते उनके प्राणों की रक्षा करने का काम किया था। और साथियों उसी पूना पैक्ट के बाद जो हमें सरकारी नौकरी और शिक्षा में साथियों रिजर्वेशन मिला, जो विधायिका में राजनीति में हमें आरक्षण मिला, उस आरक्षण को भी साथियों अगर संवैधानिक अधिकार के रूप में दिलाने का काम किया था तो बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने किया था। भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जो लोग पहले शूद्र और शूद्र कहलाते थे, बाद में जो अछूत ट्राइबल और एनिमिस्ट बने, और उन्हीं लोगों को बाबा साहब ने 2 शेड्यूल में बांधने का काम किया। अभी डॉक्टर ऋतु जी ने जो कास्ट सब कैटेगराइजेशन की बात की है, साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे कि बाबा साहब ने जब साइमन कमीशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब इस देश में लुथियन कमीशन भारत में आया, भारत में जानने के लिए कि आखिर वो लोग कौन हैं जो इस देश में जाति जानवरों से भी बदतर जीवन जीने पे मजबूर हैं, जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात उठाने का काम किया था, जिनकी आजादी की बात की थी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमें भारत की आजादी प्रथमा मंजूर है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा देश भारत आजाद हो। बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे भारत को जल्द से जल्द आजाद करें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हमको गुलामों से भी आजाद करने का रास्ता देकर के जाने का काम है। गुलामों के गुलाम कौन थे? गुलामों के गुलाम इस देश के आज के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जात के लोग हैं। उस समय के अतिशूद्र कहलाए जाने वाले, अछूत कहलाए जाने वाले, या ट्राइबल कहलाए जाने वाले लोग, या एनिमिस्ट कहलाए जाने वाले लोग हैं। उन्हीं के लिए बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आवाज उठाने का काम किया था। तब ब्रिटिश हुक्मरान बाबा साहब से सहमत हुए
और अल्टीमेटली उन्होंने लोथियन कमीशन भारत में भेजने का काम किया, जिसके बाबा साहब स्वयं सदस्य थे। और उस कमीशन ने पूरे देश का दौरा किया, पूरे देश के लोगों से उन्होंने उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने का काम किया। और बाद में यहाँ पर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आज का जो भोजन की व्यवस्था जिन्होंने की है, हमारे रविकांत परमार जी, जो हमारे गायत्री सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कृपया वो मंच पर आए। उनका हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से स्वागत करेंगे। आज के भोजन का उन्होंने, इस कार्यक्रम का जो है उन्होंने पूरा ये इंतजाम किया है। श्री रविकांत परमार जी जो मंच पर आएंगे अभी, उनका हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगुभाई परमार जी जो है उनका स्वागत करेंगे। बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश से हमारी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता मनीषा भोज भी आई है, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता है वो डॉक्टर रितु जी का जो है वो राजस्थानी जो पगड़ी है उसका वो जिससे और मालाओं से स्वागत करना चाहते हैं राजस्थान के हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता। जल्दी आओ, जल्दी। समापन भी करें माननीय भगुभाई परमार, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जय भीम साथियों, આજની આ વડોદરાની ભૂમિ પર, સંકલ્પ ભૂમિ પર આજના આ સંકલ્પ સમારોહમાં ને સૌથી પહેલા સર્વ બહુજન સમાજમાં જન્મેલા સંતો, ગુરુ, મહાપુરુષોને નમન કરું છું। સંવિધાનના રચયિતા ડૉક્ટર બાબા સાહેબને નમન કરું છું। बहुजन समाज पार्टी में स्थापक, त्याग मूर्ति, सोती हुई कौम जगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे सर्वा आयरन लेडी को मैं आदर्श नेता मानते हुए मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं। देश के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मान्यवर आकाश आनंद जी को भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज की ये सभा में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात प्रदेश के लिस्ट कोऑर्डिनेटर, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, जो पूरे राष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं और आज उनका ज़्यादा शेड्यूल, व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी हमारे बीच उपस्थित रहे हैं और मार्गदर्शन किया है। मैं उनको उनका आभार व्यक्त करता हूं। कलोरिया साहब जो केंद्रीय प्रभारी है, ये पूरे पंडाल के लिए 3-4 दिन से अकेले जूझ रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं होने से वजह मैं उनका सहयोग नहीं दे पाया। मैं कलोरिया साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात प्रदेश की चारों जोन की टीम, उनके प्रभारी, स्टेट की कमेटी और खास करके उत्तर प्रदेश से आई डॉक्टर रितु सिंह जो हमारे बीच में आकर हमें मार्गदर्शन करा, उनके साथ आए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह और उनके साथी श्री नरेंद्र पाल सिंह जी में मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी प्रदेश की टीम ने और सभी जिलों से आप सबकर बड़ी भीड़ में रहकर सुबह से गर्मी में झेलकर हमें जो सहयोग दिया है और जो साथी हमें ये प्रोग्राम के लिए जो मदद की है, उन सबका मैं धन्यवाद करके मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम करता हूँ।
की असली की पहचान लो, मूवमेंट के साथ जुड़ो और मूवमेंट हमेशा चलती रहनी चाहिए। सड़कें जब जब खाली होंगी तब तक संसद आवारा हो जाएगी, तो सड़कें खाली कभी नहीं रहनी चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना है। ये जिला अध्यक्ष है। आप हो गए, हाँ।